बट आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज अवर फॉर लूप, कि वीबीए में फॉर लूप कैसे लगाते हैं। लास्ट क्लास में हमने डू लूप है वो कवर करा था। सो दिस इज द सेम डेटा जो हमने डू लूप में यूज करा था। ये आपको ड्राइव पे फॉर लूप के नाम से जो फाइल सेव है वहां पे ये फाइल आपको मिल जाएगी, और हम समझेंगे कि फॉर लूप हम कैसे वीबीए के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद द सिंटेक्स फर्स्ट, कि सिंटेक्स क्या है, लूप क्या होता है वो हमें ऑलरेडी पता है, तो हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं कि लूप क्यों यूज करते हैं। वो हमने डू लूप वाली क्लास में कवर करा था कि एक ही काम को अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लूप को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गो इनटू अ मॉड्यूल। हम अपना मॉड्यूल शुरू करते हैं एंड लेट मी डिफाइन अ सब रूटीन से फॉर नेक्स्ट लूप। आई एम नेमिंग माई सब रूटीन लाइक दिस, कि मैं एक लूप बनाना चाहता हूं जो फॉर लूप के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले मैं सिंटेक्स कवर कर दे रहा हूं कि आप कभी भी फॉर लूप जब अप्लाई करोगे या लिखने जाओगे तो आपका सिंटेक्स क्या होना चाहिए। सो बेटा फॉर लूप हमेशा शुरू होता है फॉर, दिस इज द सिंटेक्स, ये आपका फंक्शन हो गया। देन यू विल डिफाइन अ वेरिएबल, दैट कुड बी एनी वेरिएबल जिसका मेन काम काउंटिंग होता है। अभी थोड़ा समझना मुश्किल है, जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा कि काउंटिंग से मेरा मीनिंग क्या है। जो भी वेरिएबल नाम आप देना चाहो आप दे सकते हो। बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम आप देखोगे आई को एज अ काउंटिंग वेरिएबल यूज करा जाता है। इक्वल टू 1 टू से 100, कुछ भी आप दे सकते हो। ये बेसिकली बताता है कितनी बार आपको लूप रन करना है, कि इस वेरिएबल की इन वैल्यूज के लिए मैं लूप को क्या करना चाहता हूं, रन करना चाहता हूं। तो अपने वेरिएबल का नाम अगर आई रखा तो आई इज इक्वल टू 1 टू 100 का मतलब है आई की वैल्यू 1 से आपको शुरू करनी है, 100 तक आपको लेके जानी है, और बाय डिफॉल्ट 1 1 के सीक्वेंस से ही बढ़ेगी, 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में वैल्यूज आपकी बढ़ती जाएंगी। देन व्हाटएवर द ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म मल्टीपल टाइम, जो भी कोड आपका एग्जीक्यूशन के लिए है आप उस कोड को लिखोगे उसकी बॉडी के अंदर, फॉर लूप की बॉडी के अंदर, एंड देन आप लास्ट में लिखोगे नेक्स्ट, इसलिए इसे फॉर नेक्स्ट लूप बोला जाता है। नेक्स्ट के बाद आपने जो भी वेरिएबल का नाम दिया होगा ऊपर वो वेरिएबल का नाम आप लिखोगे, हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो भी लूप रन हो जाता है। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द सिंटेक्स मैं अभी एकदम एग्जैक्ट सिंटेक्स लिखूंगा जो आपको बहुत सारी बुक्स में भी देखने को मिलता है। तो हम ये वेरिएबल यहां पे दोबारा लिखें या ना लिखें उसका असर नहीं पड़ेगा, बट अगर प्रॉपर सिंटेक्स आप बोलो सो दिस इज अ प्रॉपर सिंटेक्स जिसको यूज करके हम फॉर लूप को क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, सो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं पहले लूप काउंटर के नाम से, और मुझे वेरिएबल डिफाइन इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऊपर यूज करा हुआ है। सो आई वोंट बी एबल टू यूज एनी वेरिएबल बिफोर डिक्लेयरिंग इट, तो मुझे इसको डिक्लेयर करना जरूरी है। तो I'm defining my loop counter as integer and it makes sense because loop counter हम क्या करेंगे 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में उसको हम चलाना चाहते हैं। And I'm starting a loop कि for कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इंटेलिजेंस लिस्ट आ जाएगी जहां पे हम अपने वेरिएबल को ढूंढ सकते हैं। लूप काउंटर हमारा वेरिएबल सेट गोज फ्रॉम 1 टू से 20, कि मैं चाहता हूं 1 से लेकर 20 तक ये मेरा लूप काउंटर जो है वो रन हो। ठीक है, और जो हम रन कराना चाहते हैं वो क्या है मैं बता देता हूं। एक नया चीज हम सीख रहे हैं दैट इज debug डॉट प्रिंट। ये आप मान के चलो डीबग जो है आपका ये मैसेज की तरह काम करता है, जैसे मैसेज बॉक्स लाते थे या इनपुट बॉक्स लाते थे उसी के सिंटेक्स में काम करता है। तो डीबग डॉट प्रिंट लूप काउंटर, ये टेक्स्ट है मेरा इसलिए मैं कोट्स में लिख रहा हूं इसको। लूप काउंटर इज इक्वल टू एंड माय वेरिएबल लूप काउंटर। अब इसे रन करेंगे तब समझेंगे कि एग्जैक्टली आउटपुट देगा क्या। तो ये आपका टेक्स्ट है जो कॉमन रहेगा कि लूप काउंटर इज इक्वल टू, एंड उसके साथ में कंबाइन करना चाहता हूं वो वैल्यू जो मेरा वेरिएबल लूप काउंटर ले रहा है। तो पहली वैल्यू क्या लेगा मेरा वेरिएबल 1, तो पहली बार क्या प्रिंट होना चाहिए, लूप काउंटर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या लेगा 2, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, लूप काउंटर इज इक्वल टू 2, एंड सो ऑन। ये चलता जाना चाहिए। कितनी बार, कहां तक बोला है मैंने, 20 तक। तो ये क्या करता है debug डॉट प्रिंट, उसका कॉमेंट भी मैं यहां पे लिख देता हूं। This will print the output only in VBA window। मैं इसको एक्सेल पे प्रिंट नहीं कराना चाहता, VBA के अंदर ही मैं आउटपुट को देख लूंगा, नॉट ऑन एक्सेल शीट, नॉट इन एक्सेल शीट। कि ये जो भी आउटपुट है इसको VBA की विंडो में ही आपको दिखा देगा, एक्सेल शीट पे जाके देखने की आपको जरूरत नहीं, वहां पे प्रिंट नहीं कराएगा। एंड लेट्स क्लोज अवर लूप। क्लोज करने के लिए हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट, एंड जो हमारे वेरिएबल का नाम है वो। सो नेक्स्ट स्पेस, इन कंट्रोल स्पेस का तो देखोगे लूप काउंटर आपका आ जाएगा। सो ये मेरा फॉर लूप का पूरा सिंटेक्स जो है वो क्लियर हो गया।
अब आउटपुट कहां दिखेगा, तो उसके लिए हम जाएंगे बेटा इमीडिएट विंडो के अंदर। सो व्यू में जाओ, व्यू में आप देखोगे कंट्रोल जी इज द शॉर्टकट, कि कंट्रोल जी प्रेस करो या फिर इमीडिएट विंडो को आप क्लिक करो। यहां पर आपका आउटपुट जो है वो प्रिंट होता रहेगा और हम एक एक करके इस आउटपुट को भी देखेंगे। सो लेट्स डीबग दिस। सो लूप की स्टार्टिंग में हम आ गए, लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका होगा बैकग्राउंड के अंदर एज एन इंटीजर। तो अभी हम इस लाइन पे हैं जहां पे लूप काउंटर 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। ये लाइन क्या करेगी, ये टेक्स्ट लेगी लूप काउंटर इज इक्वल टू एंड के बाद जो लूप काउंटर की वैल्यू होगी वो प्रिंट करा देगी। सो लेट्स प्रेस F8 अगेन। तो आपने देखा लूप काउंटर इज इक्वल टू, वो तो यहां से आ गया टेक्स्ट, और अभी वैल्यू क्या ली है मेरे लूप काउंटर ने, पहली वैल्यू 1, तो अभी वो 1 यहां पे क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है। लास्ट लाइन में आया तो उसने देखा कि इसको अभी दोबारा लूप को क्या करना है, रन करना है। आप देखोगे एंड सब पे नहीं जाएगा, इस लूप को कितनी बार रन होना है, 20 बार। तो 20 बार जब तक वो रन नहीं हो जाएगा तब तक वो हम लूप के बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फिर से हमने F8 प्रेस करा, आप देख रहे हो वापस इसी लाइन पे चला गया। लेकिन लूप काउंटर की वैल्यू अगर आप यहां पे कर्सर रोक के देखोगे तो यही दिखाई दे जाएगा आपको कि वैल्यू अब उसकी क्या हो चुकी है, 2, और वो प्रिंट हो जाएगी। कीप ऑन प्रेसिंग F8 एंड यू विल सी ये आपका जो टेक्स्ट है वो प्रिंट होता जाएगा जैसे जैसे आपके लूप काउंटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मैं इसको लास्ट में लेके जा रहा हूं कि एक बार हमारा 20 प्रिंट हो जाए। तो अब यहां पर आ गया लूप काउंटर ने 20 प्रिंट करा दिया। अब दोबारा जब हम F8 प्रेस करेंगे, अब अभी देखोगे लूप काउंटर में 20 वैल्यू सेव है आपकी। आप यहां पे कर्सर को रोक के देख सकते हो, अभी वैल्यू क्या सेव है उसके अंदर, 20। आप दोबारा से F8 प्रेस करो तो लूप काउंटर की वैल्यू 21 हो गई। लेकिन 21 के लिए लूप को रन करना नहीं था, लूप को कहां से कहां तक के लिए रन करना था, 20 तक के लिए रन करना था। इसलिए उसने देखा कंडीशन को फेल कर रहा है, तो कहां पर आ गया, एंड सब में, कि अब ये सब रूटीन आपका एंड हो गया और ये आपका आउटपुट है जो कितनी बार प्रिंट होके आ गया, 20 टाइम्स आपका आउटपुट जो है वो जनरेट होके आ चुका है। सो डीबग डॉट प्रिंट क्या करेगा, आपका इमीडिएट विंडो में आपके आउटपुट को दिखा देगा। ये हम एट टाइम्स यूज करते हैं कि अगर मैं एक बार यहीं पे चेकिंग कर लूं अपने कमांड्स की एंड देन फाइनली उसको एक्सेल शीट में जाके क्या कराऊंगा, मैं प्रिंट करा सकता हूं। अब एक और चीज सीखते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज मैं 1 से 20 नहीं प्रिंट कराना चाहता, मैं 1 से 20 नहीं, मैं चाहता हूं कि ये 1 से 20 जाए, लेकिन या फिर इवन नंबर्स के लिए प्रिंट कराए ऐसे कि ये स्टार्ट हो 2 से जाए 20 तक या 10 तक कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा लूप। तो 2 से लेकर 10 तक अगर अभी ऐसा लिखा है तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा। तो हमने बोला हमें खाली इवन नंबर्स के लिए सपोज लूप चलाना है, तो हमने बोला स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या करेगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 8 10 ऐसे चलेगा। अगर मैं स्टेप क्या कर देता हूं 3, तो क्या करेगा 2 के बाद 5 के बाद क्या आएगा आपका 8 एंड सो ऑन चलेगा जब तक वैल्यू इस रेंज के अंदर रहती है जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो अभी के लिए मैं स्टेप क्या चाहता हूं, 2 चाहता हूं। लेट्स अगेन ओपन द इमीडिएट विंडो। जो आपका आउटपुट है इसको हम क्लियर कर सकते हैं, सिलेक्ट करो सबको, डिलीट कर दो। ये विंडो आपकी क्लियर हो गई एंड लेट्स अगेन डीबग। आप यहां पे क्लिक करो, डीबग F8। तो यू विल सी आप डायरेक्टली यहां पे आ गए। लूप काउंटर की पहली वैल्यू क्या है आपकी 2, तो आपका इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, लूप काउंटर इज इक्वल टू 2। फिर चेक करेगा 4 प्रिंट होना चाहिए, फिर 6, फिर 8 और लास्ट में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, 10 प्रिंट होने के बाद इसकी वैल्यू अभी 10 ही दिखाई दे रही है। फिर से हमने F8 प्रेस करा, यू विल सी अब उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 हो गई थी वैल्यू। लेकिन 12 को प्रिंट नहीं कराना है बिकॉज रेंज क्या दी है हमने 2 से लेकर 10 तक, ये मेरी रेंज है। तो F8 प्रेस करोगे आप सब रूटीन के कहां आ जाओगे, निकल के बाहर आ जाओगे। तो आप जरूरी नहीं कि 1-1 के सीक्वेंस में ही लूप काउंटर की वैल्यू बढ़ाओ, बाय डिफॉल्ट वो 1-1 के सीक्वेंस में ही बढ़ाता है, लेकिन आप चाहो तो उसे किसी भी गैप में बढ़ा सकते हो। यूजिंग क्या, आप स्टेप लगा लो और आप जितने भी सीक्वेंस जिस भी ऑर्डर में उसे चलाना चाहते हो आप उसे चला सकते हो। अगेन मैं इसको क्लियर करता हूं, एक छोटी सी चीज और कि अगर मुझे लूप काउंटर को से रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, मैं चाहता हूं रिवर्स ऑर्डर में काम करे, ये जाए 10 से लेकर 1 तक, तो हम लिखेंगे क्या यहां पे 10 to 1 और स्टेप क्या हो जाना चाहिए मेरा -1। स्टेप क्या हो जाना चाहिए मेरा -1। तो पहली वैल्यू अब जो प्रिंट करेगा वो क्या है, लूप काउंटर इज इक्वल टू 10 देन 9 देन 8 देन 7 एंड सो ऑन, वो मेरा आउटपुट जो है निकल के आना चाहिए। तो फटाफट इसको चेक कर लेते हैं। F8 प्रेस करते रहो, यू विल सी आपके लूप काउंटर की वैल्यू अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो आप किसी भी तरीके से लूप काउंटर वेरिएबल को चला सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी किसी गैप में चला सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप किसी भी गैप में चला सकते हो, यूजिंग कौन सा फंक्शन, आपका स्टेप फंक्शन अगर आप एक्स्ट्रा उसके अंदर यूज कर लेते हो तो दिस इज ऑल किस तरह से फॉर लूप जो है वो आपका क्या करता है, काम करता है। अब इसको एक बार क्लोज कर देना, क्लियर कर दो इसको इमीडिएट विंडो को एंड लेट्स क्लोज दिस, ताकि हम पूरी तरीके से अपने कैनवस को देख सकें। तो एक चीज मैं आपको फटाफट से और याद दिला दे रहा हूं, से मैं नेक्स्ट
को मैं फॉर लूप ही नाम दे दे रहा हूं, फॉर लूप 2 नाम दे देता हूं। चलो, अगर आपको याद हो तो हमने इनिशियल क्लासेस में सीखा था कि हमें किसी भी सेल्स में जब वैल्यू को प्रिंट कराना है तो देयर आर मल्टीपल मेथड जिसके थ्रू हम वैल्यूज को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं रेंज, किसे मैंने बोला रेंज कोट्स के अंदर, मैं देखता हूं मेरा डेटा कहां तक है, से जी यूज कर लेता हूं मैं, कि G5 के अंदर जाके से मैं वैल्यू प्रिंट करा दूं अक्षय, ये वैल्यू क्या करा दूं, उसके अंदर प्रिंट करा दूं। अब जैसे मैं इस लूप को रन करूंगा और जाके देखूंगा एक्सेल शीट में, तो यहां पर मुझे अक्षय जो है वो प्रिंट हुआ दिखाई देगा G5 के अंदर। अगर आपको याद हो तो हमने एक और तरीके से वैल्यूज को एंटर करना सीखा था, दैट वाज यूजिंग सेल्स फंक्शन। फॉर लूप चलाते वक्त ये सेल्स फंक्शन बहुत काम आता है। जिसे मैंने बोला सेल्स, कोट्स के अंदर हमें क्या लिखा, सॉरी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। वो सिंपली रो का नंबर और कॉलम का नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोला 8,3, इस सेल वैल्यूज में, इस सेल पोजीशन में जाके, सॉरी, जो वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है से वो वैल्यू प्रिंट करानी है 100। सो 8,3 का मतलब क्या है, रो नंबर क्या होना चाहिए मेरा, 8 होना चाहिए, कॉलम नंबर क्या होना चाहिए मेरा, 3 होना चाहिए। सो मैं 3 में ना प्रिंट करा के एक बार, क्योंकि 3 में मेरा ऑलरेडी डेटा है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, से मैं 8, इसको 10 कर देता हूं। एंड लेट्स रन दिस। जब हमने रन करा तो यू विल सी 8th रो में 10th पोजीशन पे चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10th कॉलम में आपको क्या दिखाई देगा, जाके आपकी वैल्यू आपको 100 दिखाई दे जाएगी। सो लूप चलाते वक्त ये सेल्स फंक्शन कैसे काम आता है ये अपने समझते हैं। सो लेट मी ओपन अ ब्लैंक शीट फर्स्ट, क्योंकि मैं उस शीट के लिए ये लूप चलाऊंगा, इस डेटा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं मैं। एंड से मैंने बोला कंट्रोल स्पेस शीट, अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से जाके तो शीट 2 इज एक्चुअली शीट 1 जिसको मैं एक्टिवेट कराना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे, या फिर एक काम करता हूं, मैं वर्कशीट फंक्शन से जाता हूं कि वर्कशीट कोट्स के अंदर जो मेरी शीट का नाम है, सॉरी ब्रैकेट कोट्स के अंदर मेरी शीट का नाम है शीट बिना स्पेस के 1 डॉट एक्टिवेट, कि अगर कहीं पे भी मेरा कर्सर क्यों ना हो, पहला काम क्या करेंगे, हम इस शीट को एक्टिवेट करेंगे। एंड आई एम आल्सो डिलीटिंग दिस, कि इस शीट को क्या करें, सबसे पहले हम जाके एक्टिवेट कर दें। एंड देन आई एम डिफाइनिंग अ काउंटिंग वेरिएबल आई के नाम से, डिम आई एज इंटीजर, कि एक मैंने लूप के लिए काउंटिंग वेरिएबल डिफाइन करा कि वो एक एज एन इंटीजर काम करेगा। एंड देन फॉर आई इज इक्वल टू से 1 2 6 cells I, 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू से मैंने लिखा 100 प्लस आई, एंड नेक्स्ट करके हमने लूप को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सो मैंने एक ये लूप लिखा है, प्लीज आप कोशिश करना समझने की इस लूप का आउटपुट क्या होना चाहिए। सो सबसे पहला काम तो ये लूप क्या करेगा, हमारा कर्सर एक्सेल शीट में कहीं पे भी प्रेजेंट क्यों ना हो, सबसे पहला काम वो क्या करेगा, इस शीट को एक्टिवेट करेगा लाके। और जब भी कोई नई शीट एक्टिवेट होगी तो बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर कहां पे दिखाई देगा, आपको A1 पे दिखाई देगा। अब नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए, बोले जब ये शीट एक्टिवेट हो जाए तो हमने एक वेरिएबल आई डिफाइन कर दिया, आई की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, 1 से लेकर 6 तक, और वही आई की वैल्यू मैंने सेल्स फंक्शन के अंदर यूज करी है जहां पे हम रो नंबर इनपुट करा रहे हैं, वहां पे कि रो की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहे, लेकिन कॉलम क्या फिक्स रहेगा मेरा 1। आई क्या भाई, पहले आई लिखा है तो आई मेरा रो नंबर इंडिकेट करेगा, और कॉलम नंबर क्या होगा मेरा, वो फिक्स रहेगा 1। यानी जब पहली बार इस लूप को हम रन करेंगे तो सेल 1,1 आएगा, तो 1,1 इज विद सेल A1, वहां पे वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 101 प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है अभी 1। क्लियर है। देन दोबारा जब लूप रन होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो सेल्स 2,1, सेल्स 2,1 का मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कर्सर यहां पे आ जाएगा, और यहां पे आने के बाद वो क्या प्रिंट करेगा, 100 प्लस 2। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज क्या होती जानी चाहिए, प्रिंट होती जानी चाहिए। तो डीबग करते हैं, देखते हैं किस तरह से लूप हमारे आउटपुट को हमें दिखाता है। और या फिर एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, एक ही बार में हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। सो लेट्स रन दिस। तो यू विल सी इस तरीके का आउटपुट आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा कि 1,1 में 101, 1,2 में 102 एंड सो ऑन। इस तरीके का आपको लूप बार बार एक ही काम को आपको करके देता जा रहा है। हमने बस कमांड क्या दी, 100 प्लस आए। अगर मैं ऐसा कर दूं
कि मैं से 5 का टेबल बनाना चाहता हूं, तो मैं वैल्यू कहां से कहां तक लेके जाऊं? तो आप बोले सर 5 को मल्टीप्लाई कर दो आई के साथ, और आई की वैल्यू का 1 से कहां तक लेके चले जाओ? 10 तक लेके चले जाओ। और अब अगर आप रन करोगे इसे, तो आपको क्या दिखाई देगा? 5 की टेबल आपको यहां पे दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है कि लूप कैसे काम कर रहा है? तो सेल्स फंक्शन एक्चुअली इसलिए ज्यादा काम आता है फॉर लूप चलाते वक्त, क्योंकि जो लूप का काउंटर है उसी को हम क्या कर लेते हैं, अपने सेल एड्रेस में यूज कर लेते हैं, और उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट्स को अलग तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब आते हैं वापस अपने सेल्स वाले शीट के ऊपर, एंड लेट मी डिलीट ऑल दिस। और जो टास्क हमने लास्ट क्लास में करा था कि बेस्ड ऑन दी सेल्स जो अपने सेल्स एजेंट ने करी है, उसके बेसिस पर यहां पर क्या असाइन कर दे, वो रेटिंग असाइन कर दे। और हमने ये बोला था कि अगर से उसकी सेल लेस देन इक्वल टू 5000 है, उस केस में से वो क्या रेटिंग दे दे उसको? बैड। अगर उसकी सेल लेस देन इक्वल टू 10,000 है, मतलब 5000 से ज्यादा है और 10,000 या उससे कम है, तो रेटिंग क्या दे देगा वो उसको? ओके। एंड अगर 10,000 से ज्यादा की सेल है, तो हम उसे रेटिंग क्या दे देंगे जाके? गुड, कि दिस विल बी माय रेटिंग, कि बेस्ड ऑन सेल वो रेटिंग असाइन करे। मेरे को जाके एक एक को चेक नहीं करना है, मैं एक लूप रन करूंगा, वो उस डेटा को चेक करेगा, जाके सेल्स को देखेगा और उसके बेसिस पर रेटिंग यहां पे फिल करता चला जाएगा। ये मेरा टास्क है, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीबीए के विंडो के अंदर। सो इसको हम नाम दे देते हैं सब रूटीन रेटिंग्स के नाम से हम इसको असाइन कर देते हैं। पहले अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं कि एक मुझे वेरिएबल चाहिए अपना लूप चलाने के लिए, उसको हमने आई नाम दे दिया। एक वेरिएबल चाहिए मुझे सेल्स, ताकि हम सेल्स देखेंगे जिससे जाके, उसका नेचर कैसा होना चाहिए अपना? लॉन्ग, कॉमा। दूसरा वेरिएबल हम दे देते हैं से अपनी रेटिंग्स, एंड दैट शुड बी डिफाइंड एज अ स्ट्रिंग, एंड लास्ट इज रो काउंट। अब ये रो काउंट क्यों लिया है मैंने, मैं आपको बताऊंगा अभी, एज इंटीजर। आप बोलोगे सर 3 वेरिएबल से काम चल जाता है? एक लूप चलाने के लिए, एक सेल्स कैप्चर करने के लिए, एक रेटिंग्स प्रिंट कराने के लिए, तो ये रो काउंट क्यों बनाया आपने? तो ये रो काउंट क्या करेगा हमारे लिए, हम समझेंगे। सबसे पहले हमने डेटा पे चलते हैं। देखो, आप लूप रन करोगे, अभी तो आप देख पा रहे हो कि आपका डेटा 15 बार है, तो आप i1 से 15 तक चला के लूप और अपनी रेटिंग को प्रिंट करा सकते हो। वो एक मैनुअल तरीका हो सकता है। फिर आप देख रहे हो कि आपका डेटा 20 तक जा रहा है, तो आपने मैनुअली 1 से 20 तक लिख दिया। पर वो अप्रोच हम क्यों प्रेफर नहीं करेंगे? हम एक ऐसा फंक्शन या लूप बनाना चाहेंगे, चाहे डेटा को कल को आप 100 रो तक लेके चले जाओ, मुझे वापस आके अपने कोड को मॉडिफाई ना करना पड़े। हम ऐसे अप्रोच से कोड को लिखेंगे कि हमें क्या ना करना पड़े, कि डेटा अगर कल को इंक्रीज होता भी है, तो भी उस मैक्रो को रन करने पर ऑटोमेटिकली रेटिंग असाइन होती चली जाए। इस बात से हमें बार बार जाके कोड को ना चेंज करना पड़े कि रो एक्स्ट्रा ऐड हो गई तो काउंटर को भी एक एक्स्ट्रा नंबर तक चलाया जाए। ये अपने को ध्यान रखना है कोड को चलाते वक्त। ऐसा कोड हम इसे जनरलाइज करना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज अगेन एक्सेल के फंक्शन को समझना। जब मैं यहां पर कर्सर को रख के कंट्रोल डाउन दबाता हूं, तो मैं सबसे लास्ट सेल में आ जाता हूं जहां पे मुझे लास्ट टाइम डेटा मिलेगा, और फिर से अगर कंट्रोल डाउन दबाता हूं तो मैं एकदम लास्ट रो में पहुंच जाऊंगा जो एक्सेल शीट की लास्ट रो है। क्लियर है? और यहां से अगर कंट्रोल अप दबाता हूं तो मैं उस रो तक पहुंचूंगा जहां पे लास्ट टाइम डेटा होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर ऐसा कोड लिखूं कि यहां से शुरुआत करें, कहीं भी कर्सर क्यों ना हो, पूरी शीट में कहीं भी कर्सर क्यों ना हो, वो सबसे पहले कर्सर कहां मूव करे, सबसे लास्ट में चला जाए, जहां पे आपकी एक्सेल शीट क्या होती है, खत्म होती है, और वहां से वो ऊपर ट्रैवल करे वहां तक जहां तक डेटा मिल रहा है। अगर 15 तक मिल रहा है तो 15 तक लूप रन कराऊंगा, अगर 20 तक डेटा मिलेगा तो 20 तक लूप रन हो जाए, अगर 100 तक डेटा मिले तो 100 तक क्या हो जाए, मेरा लूप रन हो जाए। तो इस अप्रोच को जो मैंने अभी आपको दिखाई कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सबसे लास्ट में जाने की, एंड देन कंट्रोल अप दबा के हम उस सेल तक पहुंच जाएंगे जहां पे आखिरी बार मुझे डेटा मिलेगा। इस चीज को हम वीबीए में यूज करेंगे अब, ताकि हमें ये कोड को ऐसे बार बार मॉडिफाई ना करना पड़े, काउंटर को बार बार मॉडिफाई ना करना पड़े। सॉरी, कंट्रोल सेट, लेट मी डिलीट दिस, ये गलती से ऐड हो गई है, ठीक है। सो वीबीए के विंडो में चलते हैं। तो मैंने एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, रो काउंट, जो मैंने वेरिएबल डिफाइन करा था। प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना, ये आप मान के चलो आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। और मैंने कमांड क्या दी, सेल्स। तो सेल्स का तो रो इंडेक्स देना है पहले। सो रो इंडेक्स दिया मैंने रोज डॉट काउंट। ये इनबिल्ट वैल्यू सेव है आपके वीबीए के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, कॉमा 1। कि क्या करेंगे, रो नंबर तो ये हो रोज डॉट काउंट कॉमा 1, उस सेल एड्रेस पे जाए। अब एक काम करते हैं, चलो इसका आउटपुट क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। व्यू इमीडिएट विंडो में चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं, एंड लेट्स रन दिस पहले।
सो डीबग स्टेप इनटू F8 से प्रिंट नहीं करेगा अभी यहां पे, लेकिन अगर आप चाहो F8 आप रोक के देखना इस वैल्यू पे, आप F8 करके इस वैल्यू पे रोक के देखो। प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक वेरिएबल में वैल्यू को क्या कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं और उसे मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूं। अगर मैं यहां पे कमांड एक्स्ट्रा ऐड कर दूं कि डीबग डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है इसे, मैंने बोला रो काउंट, इसको प्रिंट भी करा दे। लेट्स स्टॉप दिस एंड रन अगेन। सो डीबग स्टेप इनटू F8, आपकी वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 1048576। दिस इज द लास्ट रो वैल्यू जो एक्सेल शीट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये वैल्यू ऑलरेडी एक्सेल VBA के अंदर सेव है कि रोज डॉट काउंट आप कभी भी कॉल करोगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेव है, 1048576, विच आर द नंबर ऑफ रोज किसी भी एक्सेल शीट के अंदर जो प्रेजेंट होती है। तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। इसको स्टॉप कर देते हैं एक बार, लेट्स डिलीट दिस क्योंकि मुझे प्रिंट करानी नहीं है वैल्यू, एंड लेट्स क्लोज दिस विंडो एज वेल। तो इससे आपको यह पता चलना चाहिए कि जब भी मैं ये कमांड को यूज करूंगा तो मेरा कर्सर बाय डिफॉल्ट कहां पहुंच जाएगा, कहीं भी होने के, कहीं भी क्यों ना हो, वो यहां पे पहुंचेगा क्योंकि रो का नंबर यही है 1048576 और कॉलम का नंबर क्या है हमारा 1 है, कॉलम का नंबर 1 है। तो उस सेल में हम पहुंच गए। अब मैंने क्या बोला था, उस सेल में पहुंचने के बाद हम क्या चाहते हैं, यहां से कंट्रोल अप दबाएंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां हमें लास्ट टाइम डेटा मिलेगा, डेटा प्रेजेंट होगा मेरा। VBA में उसकी कमांड क्या लिखने की, तो डॉट हम यूज करेंगे एंड फंक्शन, एंड ब्रैकेट में XL अप, हम क्या यूज करेंगे, XL अप डॉट रो। ये आपके कर्सर को वहां पर लेके आएगा वापस जहां पे लास्ट टाइम डेटा होगा, और जो भी उस रो की वैल्यू होगी उसको रो काउंट के अंदर क्या करेगा, सेव करेगा। ये रो क्या करा मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेल में भी लिखते हो जाके रो एंड से आपने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, कोई भी सेल, तो ये उस रो का नंबर आपको रिटर्न कर देगा। ये क्या करेगा, उस रो का नंबर आपको रिटर्न कर देता है जाके। तो वही काम हम यहां पे करा रहे हैं। तो ये कहां पहुंचाएगा आपको, लास्ट सेल में, ये कहां ले आएगा आपको, उससे ऊपर जहां कहीं भी लास्ट टाइम डेटा मिला होगा वो, और ये क्या कैप्चर करेगा, उस रो के नंबर को कैप्चर करेगा। ये क्या करेगा, उस रो के नंबर को कैप्चर करेगा। अब रो का नंबर इसलिए कैप्चर कराना है क्योंकि मैं यहां लिख दे रहा हूं, पहले आपको देख रहा ताकि आपको याद रह जाए, गिव्स द काउंट ऑफ रोज हैविंग डेटा, जहां पे डेटा प्रेजेंट है उन रोज का आपको काउंट मिल जाएगा। टास्क ये है, इसको इसलिए हम यूज कर रहे हैं बिकॉज मैं लूप चलाना चाहता हूं 2 से लेकर रो काउंट तक। कहां तक, रो काउंट तक। अभी रो काउंट में क्या वैल्यू सेव होगी, बोले सर जितने रोज में वैल्यू होगी अभी 15 सेव होना चाहिए। अगर आपका डेटा यहां तक प्रेजेंट होता तो इसमें क्या वैल्यू सेव हो जाती, 19 तक। तो अब मुझे जाके डेटा को देखने की जरूरत नहीं है कि कितनी रोज में डेटा बैठा है, 15 में बैठा है, 20 में बैठा है, 25 में बैठा है। मेरा ये जो कोड है ये ध्यान रख लेगा कि कितनी रोज में डेटा प्रेजेंट है, और फिर मैं उतनी बार लूप चला लूंगा जाके। कहां से शुरू कर रहा हूं लेकिन मैं 2 से। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है 2 से क्यों शुरू कर रहे हो आप, उसका कारण है बेटा, अगर आप पहली रो देखोगे आपकी तो वो हेडर है, उस रो में आपका डेटा प्रेजेंट नहीं है। वो क्या है, खाली आपके वेरिएबल्स है या हेडर है। मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो सेकंड रो से शुरू होता है, और सेकंड रो से शुरू करके मुझे उस रो तक जाना है जहां तक मुझे डेटा मिलता चला जाएगा। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं। और उसको मैं मैन्युअली 1 से 15 या 2 से 15 नहीं लिखना चाहता था, मैं ऐसा कोड बनाना चाहता था कि आगे चल के अगर आप और डेटा ऐड करो तो उसके लिए भी क्या करें, मैक्रो रन करने पर रेटिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो नाउ नेक्स्ट लिख के लूप को एक बार क्लोज कर देते हैं, और इसके बीच में हम लिखेंगे लूप की बॉडी। तो हमने बोला सेल्स जो वेरिएबल हमने बनाया है, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू, उसमें वैल्यू सेव कराएंगे। तो हमारे डेटा में सेल्स की वैल्यू कहां पे मिल रही है आपको जाके, बोले सर वो थर्ड कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। वो कहां है, आपके थर्ड कॉलम में। अगर मैं इस सेल को देखूं अभी तो वो सेकंड रो का थर्ड कॉलम है, इसको देखूं तो वो थर्ड रो का थर्ड कॉलम, फोर्थ रो का थर्ड कॉलम। तो इन सारी बातों में थर्ड कॉलम कॉमन है, लेकिन आपका रो का नंबर चेंज हो रहा है। और रो का नंबर क्या है, रो का नंबर वही है जो वैल्यू आप आई को दे रहे हो। तो अगेन आई विल यूज यहां पे सेल्स i,3 कि जो भी आई की वैल्यू होगी वो रो नंबर हो गया, 3 मेरा कॉलम नंबर फिक्स है, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम सेव करा देंगे किसके अंदर, अपने वेरिएबल सेल्स के अंदर सेव करा देंगे। क्लियर है। देन चेक करेंगे जाके, चेक क्या करना है कि इफ सेल्स is less than equal to 5000 then
रेटिंग्स क्या प्रिंट हो जानी चाहिए, हमने बोला बैड प्रिंट हो जानी चाहिए। रेटिंग्स में क्या वैल्यू सेव हो जानी चाहिए, बैड। एल्स इफ सेल्स इज लेस देन इक्वल टू 10,000 देन, तब क्या वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, तो हमने बोला तब हमारी रेटिंग्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, ओके। और अगर इन दोनों में से कहीं लाई नहीं करता है, अगर आप मान लो इन दोनों में से कहीं लाई नहीं करता, तो आप एल्स करके लिख दो या फिर एल्स इफ करके ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, कि एल्स इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 10,000 देन जो हमारी रेटिंग्स है उसकी वैल्यू क्या सेव हो जानी चाहिए, गुड। तो पहले हमने सेल्स की वैल्यू को सेव कराया और देन हमने जाके क्या करा, उसको चेक करा कि अगर वो इस क्राइटेरिया में लाई करती है तो बैड प्रिंट हो जाए, इसमें लाई करती है ओके प्रिंट हो जाए, इसमें लाई करती है गुड प्रिंट हो जाए। एंड लास्ट में हमने लिख दिया एल्स, क्योंकि हमारा इफ एल्स ऐसे ही खत्म होता है, इफ पे शुरू होता है और एल्स पे जाके खत्म होता है, एंड देन एंड इफ, लूप को, इफ कंडीशन को क्लोज करने के लिए ये चलेगा। एंड नेक्स्ट के साथ आई मैं लिख नहीं रहा हूं, अभी जानबूझ के छोड़ दे रहा हूं उसको, मैं जानबूझ के प्रिंट नहीं करा रहा हूं। और लास्ट में जब इस कंडीशन से बाहर आ जाओगे सारा, तब आप क्या करो, सेल्स आई कॉमा, रो नंबर तो यही रहे जो है अभी, तो 1 2 3 4 5 6th कॉलम के अंदर रेटिंग जो है वो मेरी प्रिंट हो जाए। तो आई कॉमा 6 में क्या सेव हो जाए, जाके जो भी रेटिंग की वैल्यू आपने ऊपर से उठाई होगी वो इस वाले सेल में जाके आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो जाके, सिंपल। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, डॉट वैल्यू आप लिखो यहां पे या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप डॉट वैल्यू लिख के भी करोगे तो भी प्रिंट हो जाएगा, डॉट वैल्यू नहीं भी लिख रहे हो आप तो भी वैल्यू क्या होगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो अब अपने रन करते हैं इसको, लेट मी मिनिमाइज दिस एंड रन दिस मैक्रो फ्रॉम हियर। सो डेवलपर मैक्रो टैब पे हम गए, हम रेटिंग्स वाला मैक्रो रन करना चाहते हैं और इसको करते हैं हम रन, एंड यू विल सी आपकी रेटिंग्स यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। और अब अभी इस डेटा में आपको उतना पता नहीं लगेगा, पर अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो फॉर लूप को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू डू लूप। डू लूप आपका ज्यादा टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, फॉर लूप आपका कम टाइम लेता है अगर हम उसके एग्जीक्यूशन की बात करना चाहें तो। सो आपने क्या देखा, इन सेल्स के बेसिस पर आपकी रेटिंग प्रिंट होती चली गई। तो लूप का काम क्या था, टास्क यही था, यहाँ पे सेल्स देखें रेटिंग प्रिंट कराए, सेल्स देखें रेटिंग प्रिंट कराए। तो एक ही काम को जब हमें बार बार करना होता है उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना लूप को यूज करते हैं। ये टास्क हमने लास्ट क्लास में डू लूप से करा था, आज की क्लास में हम इसे कर रहे हैं फॉर लूप के साथ। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने और रखी हुई है यहाँ पे कि आप काउंट इफ, जो आप एक्सेल में लगाते थे फंक्शन काउंट इफ, वही उसको आप वीबीए में एज अ कोड कैसे लिख सकते हो, कि आप चाहो तो एज अ काउंट इफ फंक्शन लगाने की बजाय वीबीए के कोड से भी चीजों को क्या कर सकते हो, जाके आप काउंट कर सकते हो। सो चलते हैं वीबीए के अंदर एंड लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर मॉड्यूल ताकि थोड़ा सा नीट हो जाए हमारे लिए, और हम यहां पे चल के अपना फ्रूट काउंट वाली चीज को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक सब रूटीन बना लेते हैं, से काउंट अंडरस्कोर फ्रूट, ये मेरे सब रूटीन का नाम है। एंड लेट मी डिफाइन वेरिएबल्स यहाँ पे। तो मेरे को जो वेरिएबल चाहिए सबसे पहले फ्रूट चाहिए, और वो एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। क्यों मैंने ऐसा करा, मैं दिखा देता हूँ डेटा फटाफट से। दो कैटेगरीज में मेरे फ्रूट है, तो एप्पल होगा या फिर क्या होगा, ऑरेंज होगा। तो एज अ स्ट्रिंग हम उसको पहले सबसे पहले सेव कराएंगे कि एप्पल सेव कराना है या फिर ऑरेंज सेव कराना है। देन एक वेरिएबल हम बनाते हैं से टोटल एप्पल्स, कि एप्पल कितनी बार हमारे डेटा में अपीयर हुआ है, तो वो काउंट है, उसको हम एज ए इंटीजर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेम चीज हम अप्लाई कर देंगे किसके लिए, ऑरेंजेस के लिए, पर उसके लिए मुझे फ्रूट अब बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं टोटल ऑरेंजेस। वो कैसे डिफाइन होगा, लेकिन एज ए इंटीजर, एज एन इंटीजर डिफाइन होना चाहिए। देन आपका आर काउंट, वो आपको पता लग गया आर काउंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमें पता लग सके कि कितनी रोज में हमारा डेटा प्रेजेंट है। एंड फाइनली आई, जो हमारे लूप के लिए काम आएगा एज इंटीजर, कि लूप का काउंटर वेरिएबल अगर आपको चाहिए तो उसको मैं यहां क्या डिफाइन कर दे रहा हूं, आई। तो फिर से मैं वही फंक्शन जो रो काउंट के लिए पहले लगाया कि आर काउंट क्या होना चाहिए, तो सेल्स रो रोज डॉट काउंट,
और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 105876 जो लास्ट एक्सेल रो की वैल्यू है, कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो ये बता देगा आपकी लास्ट रो का नंबर जहां पे हमारा डेटा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। देन फॉर आई जो कि शुरू कहां से होना चाहिए, तो अब देखो भाई आपका डेटा कहां से शुरू हो रहा है। तो अब इस केस में अगर मैं 1 से भी शुरू करा दूं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो काउंट करना है एप्पल कितने सेल्स में लिखा है। मैं इसे 3 से शुरू करा दूं फर्क नहीं पड़ता, 2 से शुरू करा दूं फर्क नहीं पड़ता है, हाँ 4 से शुरू नहीं करा सकता, क्योंकि उस केस में ये वाला एप्पल क्या होगा, मेरा मिस हो जाएगा। तो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 1 ओनली। 1 से लेकर कहां तक, तो हमने बोला जो वैल्यू आर काउंट के अंदर आई होगी वहां तक आप इसे क्या कराओ, जाके रन करा दो। देन हमने बोला इफ सेल्स i, 1, यही मुझे चेक करना है। सेल्स i, 1 का मतलब क्या है, पहले सेल 1, 1 होगा, तो 1, 1 का मतलब A1 की बात हो रही है कि अगर उसकी वैल्यू इक्वल है किसके, सॉरी i, 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एप्पल, उस केस में तो क्या कर दे, तो हमने बोला उस केस में जो हमने वेरिएबल बनाया है टोटल एप्पल वाला, टोटल एप्पल्स वाला, उसकी वैल्यू को टोटल एप्पल्स प्लस सेल्स i, 1 कर दे डॉट काउंट, सॉरी i, 1 डॉट काउंट कर दे। मैं कोड पूरा समझाऊंगा कर क्या रहा है, पहले मैं कोड कंप्लीट कर देता हूं। एल्स इफ अगर ये नहीं है तो फिर चेक करे जाके कि क्या सेल्स i, 1 की वैल्यू, मैं कॉपी करता हूं इसको यहां से, कंट्रोल सी स्पेस कंट्रोल बी, कि अगर उसकी वैल्यू क्या है, ऑरेंज है, उस केस में इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे कि टोटल ऑरेंजेस वाला जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, टोटल ऑरेंजेस कॉमा सेल्स i, 1 डॉट काउंट। तो ये डॉट काउंट क्या कर रहा है वो समझना है, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी कि i, 1 में एक पर्टिकुलर सेल में क्या जो वैल्यू लिखी है उसका काउंट क्या होगा। अगर आप मान लो इसको सिलेक्ट कर लेते हो, इसको या फिर आपने यहां पे 2 सेल को सिलेक्ट करा तो काउंट क्या आएगा आपका 2 आएगा, लेकिन आप सिंगल सेल सिलेक्ट करते हो तो काउंट आपका क्या रहेगा, ऑब्वियसली 1 रहेगा। ठीक है, सो ऑल्ट F11 हम अपने इफ कंडीशन को खत्म करते हैं यूजिंग एंड इफ। ये मेरी इफ कंडीशन खत्म हो गई कि अगर i, 1 यानी चेकिंग खाली इसी कॉलम में हो रही है कि इस कॉलम में जहां जहां एप्पल मिलेगा तो एप्पल का काउंट 1 से बढ़ता जाए, जहां जहां ऑरेंज मिलेगा उसका काउंट क्या होता जाए, 1 से बढ़ता चला जाए। और जो आंसर हो वो कहां प्रिंट कराना है वो आपको ध्यान से अब देखना है। एप्पल वाले आंसर को प्रिंट कराना है F4 के अंदर, ऑरेंजेस वाले आंसर को प्रिंट कराना है आपको F5 के अंदर। तो हमने बोला लूप खत्म होने के बाद जब वैल्यूज आपकी सेव हो जाएंगी तो लूप को एंड करा देते हैं पहले नेक्स्ट लिख के। ये तो लूप खत्म हो गया कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि क्या वैल्यूज आने वाली हैं आपके डेटा के साथ, तो आप करो रेंज F4 डॉट वैल्यू, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, तो कंट्रोल स्पेस टोटल एप्पल्स के इक्वल होनी चाहिए। एंड सिमिलरली कंट्रोल सी कंट्रोल बी, F5 के अंदर क्या सेव हो जाना चाहिए जाके, तो उसके अंदर हमारी वैल्यू सेव हो जानी चाहिए टोटल ऑरेंजेस वाले वेरिएबल की। तो कंट्रोल स्पेस टोटल ऑरेंजेस। सो माय कोड इज नाउ रेडी। फिर से मैं लाइन वाइज समझा देता हूं। यहां पे हमने खाली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है, यहां पे हमने डिसाइड करा है कि कितनी रो में डेटा है, उतनी बार ही हम क्या रन करेंगे, अपना लूप रन करेंगे। और ये कैसे डिसाइड हो रहा है ये हम लास्ट लूप में देख चुके हैं। देन हम अपनी फर्स्ट कॉलम के एक एक सेल को जाके चेक कर रहे हैं कहां तक, जहां तक डेटा है, और ये देख रहे हैं कि उसके अंदर एप्पल लिखा है या उसके अंदर क्या लिखा है, ऑरेंज लिखा है। अगर एप्पल लिखा है तो एप्पल्स के काउंट को 1 से बढ़ा दे रहे हैं, अगर ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज के काउंट को हम क्या कर दे रहे हैं, 1 से बढ़ा दे रहे हैं। और फाइनली जब वैल्यू डिसाइड हो जाएगी लूप खत्म होने के बाद, उस केस में जो टोटल एप्पल की वैल्यू है वो F4 में प्रिंट कराएंगे, जो हमने यहां पे छोड़ा हुआ है ब्लैंक, और टोटल ऑरेंज की वैल्यू को हम यहां पे प्रिंट कराएंगे। अभी एक दिक्कत आ सकती है कोड में, मैं देख रहा हूं यहां पे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस लिखा हुआ है, तो हम यहां पे स्पेलिंग ठीक कर देते हैं कि जो ढूंढे जाके वो एप्पल्स ढूंढे एंड ऑरेंजेस ढूंढे। एस नहीं लगाओगे तो वो आंसर आपका क्या दे देगा, वहां पे 0 आंसर दे देगा। सो लेट्स रन दिस कोड नाउ। हम यहीं से रन करते हैं मैक्रो, लेट्स रन दिस कोड। सो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है कोई, वो देखते हैं कि क्या एरर हमारा आ रहा है।
एक छोटी सी गलती वहां पे हुई थी, ये था आई को हमें 1 से शुरुआत करना था, हमने आई इज इक्वल टू आई लिख दिया था। अब रन करते हैं चल के। सो मैक्रो एंड लेट्स रन दिस। तो रन करते ही आपके पास आप देखोगे 4 और 5 ये आंसर आपका डिस्प्ले हो गया है। हम फटाफट से चेक कर सकते हैं, छोटा सा डेटा, एप्पल्स 1 2 3 और ये 4 बार आपको डेटा में एप्पल्स दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ऑरेंजेस को सिलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 टाइम्स आपका क्या प्रिंट होना चाहिए था, ऑरेंजेस प्रिंट होना चाहिए था। अब आप चाहो तो कोड को एक्सटेंड करोगे, छोटा सा काम है आपका कि बनाना कितनी बार अपीयर हुआ है वो आप यहाँ पे क्या कराओगे, प्रिंट कराओगे। कोड में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन आप जाके क्या करोगे, ऐड करोगे। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज काउंटिफ। जो हम काउंटिफ एक्सेल में लगाते थे, भाई इसी चीज को एक्सेल में लगाना था तो क्या करते थे, तो आप बोलते थे इज इक्वल टू काउंटिफ। काउंटिफ का रेंज क्या है, तो रेंज ये है कि इस रेंज में काउंटिफ हमें सिलेक्ट करना है जाके। इसको हम लॉक कर देंगे। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया एप्पल्स, कि जहां जहां एप्पल्स मिले उसका काउंट दे दे। और आप देखोगे आंसर क्या आएगा आपका 4, और ड्रैग करोगे नीचे तो आंसर क्या दिखाई देगा आपको, आपका 5। इस ही एक्सरसाइज को हमने कवर करा है अब वीबीए के थ्रू, कि वीबीए के थ्रू भी आप काउंट निकाल सकते हो यूजिंग ये कोड। तो एक छोटे से असाइनमेंट के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। लेट मी शो दी असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आपको असाइनमेंट वाले गूगल ड्राइव लिंक पे मिल जाएगा जाके। टास्क क्या है, आपको शुगर डेटा वाली शीट पे एक डेटा प्रेजेंट करके दिया गया है। सबसे पहले आपको इन कंडीशन के बेसिस पर उनको ग्रेड्स असाइन करने हैं यूजिंग फॉर लूप। देन डेटा को क्लासिफाई भी करना है कि ए ग्रेड वाला डेटा सारा ए ग्रेड वाली शीट पे चला जाए, बी ग्रेड वाला डेटा सारा बी ग्रेड वाली शीट पे चला जाए, और जिनको ग्रेड सी असाइन हुआ होगा वो सारा डेटा सी वाली शीट पे आ जाए। ये करना है। डेटा को अलग अलग शीट में लेके जाने वाला टास्क हमने लास्ट डू लूप वाली क्लास में करा हुआ है कि अगर हमें डेटा को सेग्रीगेट करना है तो हम कर सकते हैं। देन यही टास्क को आपको रिपीट करना है यूजिंग कौन सा लूप, आपका डू लूप। ये छोटा सा कोड आपको रन करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आप देखोगे तो आपका जो डेटा है दैट हैज अराउंड 37,000 रोज, 37 ऑलमोस्ट 38,000 रोज। तो आप लूप रन करते ही तुरंत आंसर नहीं आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसीलिए कि अगर आपका सिस्टम 8 GB रैम वाला है तो 5 मिनट के अंदर ये पूरा रन होने में टाइम लेगा, और आपका अगर 4 GB रैम वाला है तो कोड को रन होने में आपके 10 मिनट के आसपास लग सकते हैं। सो डोंट बी पैनिक मत कर देना कि मेरा कोड रन नहीं हो रहा है, वो रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। लास्ट क्लास में हमने ये फंक्शन यूज करा था एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग, जहां से कोड को ऑप्टिमाइज होने में बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश ना होना पड़े। तो मेक श्योर आप इसे भी यूज करो ताकि आपका कोड क्या हो, जल्दी से रन हो जाए। सो दिस इज योर फॉर लूप जो आज की क्लास में हमने कवर करा, और काउंट फंक्शन हमने कवर करा। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, चल के हम सम इफ फंक्शन में आपको लगाना सिखाऊंगा कि एक्सेल में जो हम सम इफ लगाते थे वही सम इफ अगर हमें वीबीए के थ्रू लगाना है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।